गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गकस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्नमो नमो नमः
विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जयत सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कद्रुद्राय प्रचेतसे मेधुष्टमाय तप्यसे वोचे मशन्तमगुं हृदये सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुवर्ण शिव गौरी सुवर्ण शिव गौरी प्रथम सुवर्ण शिव गौरी प्रथम सुवर्ण शिव गौरी
सुंदर सुंदर साई सुंदर 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 साई सुंदर कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम सुंदर सुंदर साई सुंदर परतीपुरी में जन्म लिया परतीपुरी में जन्म लिया भक्तों का उद्धार किया भक्तों का उद्धार किया पतित पावन पावन नाम पतित पावन पावन नाम पावन नाम पावन नाम पतित पावन पावन नाम कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम सुंदर सुंदर साई सुंदर कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम सुंदर सुंदर साई सुंदर परतीपुरी में जन्म लिया साई जन्म लिया परतीपुरी में जन्म लिया भक्तों का उद्धार किया पतित पावन पावन नाम पावन नाम पावन नाम पतित पावन पावन नाम कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम कमल नयन साई राम
जय जय राम 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 साई राम राम राम, जय जय राम 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 साई राम राम राम, जय जय राम 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 साई राम राम राम, जय जय राम 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 साई राम राम राम, जय जय राम 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 साई राम राम राम, जय जय राम 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 साई राम राम राम। कमल नयन साई राम, साई राम। जय जय देवा जगदीश देवा, जय जय देवा जगदीश देवा, दया सागरा साई देवा, दया सागरा
साई देवा जय जय देवा जगदीश देवा जय जय देवा जगदीश देवा नीरज नयना श्रीराधि शयना नीरज नयना श्रीराधि शयना नील मेघा क्षमा नील मेघा क्षमा सावगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सिद्ध साई महादेवा सावगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सिद्ध साई महादेवा जय जय देवा जगदीश देवा जय जय देवा जगदीश देवा दया सागरा साई देवा दया सागरा साई देवा जय जय देवा जगदीश देवा जय जय देवा जगदीश देवा नीरज नयना श्रीराधि शयना नीरज नयना श्रीराधि शयना नील मेघा क्षमा नील मेघा क्षमा सावगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा सावगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा जय जय देवा जगदीश देवा श्याम सुंदर हरि गोविंद बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्याम सुंदर हरि गोविंद मदन मोहन हरि गोविंद बोलो मदन मोहन हरि गोविंद बोलो मदन मोहन हरि गोविंद बोलो मोहन हरि गोविंद बोलो कमल नयन हरि गोपाल नयन हरि गोपाल बोलो कमल नयन हरि गोपाल बोलो कमल नयन हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्याम सुंदर हरि गोविंद बोलो श्याम सुंदर हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्याम सुंदर हरि गोविंद बोलो श्याम
हरि गोविंद मदन मोहन हरि गोविंद बोलो, मदन मोहन हरि गोविंद बोलो, कमल नयन हरि गोपाल बोलो, कमल नयन हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे, 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 शारदे जय शारदे विद्यादायिनि 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 शारदे, शारदे जय शारदे वेदमाता शारदे, शारदे जय शारदे वेदमाता शारदे, शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे, शारदे जय शारदे विद्यादायिनि शारदे, शारदे जय शारदे विद्यादायिनि शारदे, शारदे जय शारदे वेदमाता शारदे, वेदमाता शारदे, वेदमाता शारदे, शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे।
चरण कृपालु साई राम राम, चरण कृपालु साई राम 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 हे पतित पावन साई राम, 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 लोक वत्सल लोक वत्सल लोक वत्सल पतित पावन साई राम राम, पतित पावन साई राम राम, पतित पावन साई राम राम, पतित पावन साई राम जपो राम भजो राम गाओ रे, राम जपो राम भजो राम गाओ रे, राम जपो राम भजो राम गाओ रे, राम जपो राम भजो राम गाओ रे। अंजनी सुत हनुमंता अति बलवंता, 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 रामाति राम मध्य राम है, राम आदि राम मध्य राम है, आदि राम मध्य राम। परति साई युग अवतारा, शिरडी साई परति साई प्रेम अवतारा, शिरडी साई परति साई प्रेम अवतारा। साई राम 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 साई राम। सुत हनुमंता
अति बलवंता अंजनी सुत हनुमंता अति बलवंता राम आदि राम मध्य राम अंत है राम आदि राम मध्य राम अंत है शिरडी साई परती साई युग अवतारा शिरडी साई परती साई युग अवतारा साई राम 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 राम जपो राम भजो राम गाओ। ओम श्री साई राम। आज का हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस टॉक रहेगी उसमें हमारे साथ डॉक्टर MS नरूरा हैं। मेरे ख्याल किसी वजह से अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर MS नरूरा, तब तक मैं उनका ब्रीफ आपको बताती हूँ। बहुत ही रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स में, और वो विजिटिंग सर्जन UK की हॉस्पिटल में भी हैं। और हमारे यहाँ पे ये AYU हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AYU हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, जो आज हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो हर कोई फेस करता है, बैक पेन एंड नी आर्थराइटिस, उसी के रिगार्डिंग हमें बहुत सिंपल उसकी क्या हमें करना चाहिए या मैनेज कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डॉक्टर साहब को इनवाइट करती हूँ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा एंड चंडीगढ़ की तरफ से। डॉक्टर नरूरा, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। साई राम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? आ रही है सर, अब आ रही है। सॉरी, आई एम सॉरी। आप सब लिसनर्स को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर MS नरूला, मैं सिटी हॉस्पिटल अपोलो क्लिनिक सेक्टर 8 से बोल रहा हूँ। आयु हेल्थ हॉस्पिटल है ये, और मेरा जो स्पेशलिटी है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जरी का है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सॉरी, एक तो मैं माफी मांगता हूँ कि थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि पेशेंट्स का थोड़ा रश था OPD में। तो एज हमारी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा सबसे कॉमन जो पेशेंट होता है OPD में, जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं, वो एक तो बैक एक का पेशेंट होता है, कमर दर्द या नेक पेन, और एक होता है जो घुटनों का पेन एंड जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो हम शुरू करेंगे नी पेन से, जो उसको घुटनों का पेन है, और मोस्टली ये पेशेंट्स प्लस 45-50 के होते हैं जिनको उठने बैठने में दिक्कत शुरू होती है। तो फर्स्ट जो सिम्टम होता है कि भाई उठ के खड़े होने में, नीचे जगह से उठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, और फिर पेशेंट कहते हैं जी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, और धीरे धीरे उनकी जो लेग्स हैं वो बोरिंग हो जाती है और चलना फिरना कम होता है। तो ये कॉमनेस्ट कारण जो नी पेन का होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लो। जैसे उम्र के हिसाब से हम बोलते हैं बाल चिट्टे होते हैं, एनके लगती हैं, लाइक आई एम ऑलमोस्ट 50 years नाउ और आई हैव ग्रे हेयर एंड मेरी एनक लग रही है। तो ये वैसे ही घुटनों का जो आर्थराइटिस है हर किसी को होगा ही होगा, ठीक है। इसको पहली चीज तो ये समझना है, ये बीमारी नहीं है। हाँ, जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, स्पेशली बॉडी वेट मैं कहूँगा, जो भारी होते हैं शरीर से, या जिनकी कोई इंजरी होती है पुरानी बॉडी के अंदर, उनको ये आर्थराइटिस थोड़ा ज्यादा तंग करता है और थोड़ा जल्दी आ जाता है। पहले हम ये 50-60 साल के बाद देखते थे, अब हम ये 40 साल पे ही, 45 साल पे थोड़ा बहुत ये वेयर एंड टेयर जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आए, हम उसको उसका एक्सरे करते हैं और हम देखते हैं कि जॉइंट के अंदर, बोन्स के अंदर गैप कितना कम हो गया। नॉर्मली लोग कहते हैं जी हमारे जॉइंट्स में डॉक्टर साहब गैप आ गया। गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है, धीरे धीरे हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। तो हम एक्सरे में क्या देखते हैं कि जो हड्डियों के बीच का, घुटनों के हड्डियों का गैप है वो कम हो जाता है, और जैसे हड्डियां टच करनी शुरू कर देती हैं और फिर घुटना दर्द करना शुरू कर देता है। तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में हम दवाइयाँ कहते हैं, कुछ आजकल सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो घुटनों के अंदर उसको रिपेयर करते हैं, ग्रीस के कैप्सूल कह लो। हम ये वर्ड नहीं यूज करते कि डॉक्टर साहब, जो पेशेंट कहते हैं जी घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो गई, पहले हम बोलते थे पेशेंट को समझाने के लिए, पर हमने देखा है पेशेंट घर जाके फिर घी खाना शुरू करते थे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि ग्रीस खत्म हो गई है तो हम वो ग्रीस डालेंगे। उससे क्या है कि शरीर और वजन बढ़ जाता है और तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्रीस वर्ड नहीं यूज करेंगे, पर हाँ, घुटनों की लुब्रिकेशन कम हो जाती है। तो एक्सरे में जब देखते हैं अर्ली स्टेज है और अभी बहुत गैप नहीं कम हुआ, तो हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। ऑफकोर्स पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अपना वेट कम करना।
सारी दवाइयां एक तरफ, सारे डॉक्टर एक तरफ, वेट कम करना एक तरफ। तो वेट कम वो जो उम्र के हिसाब से होना है वो तो हर किसी को होगा, उसका हमारा कंट्रोल नहीं है, पर बॉडी वेट हमारे अपने हाथ है। जो और चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, स्पेशली अर्ली स्टेज में जिनका नी पेन है, आपने बहुत देर खड़े नहीं रहना। खड़े रहने से घुटना जल्दी खराब होता है, चलने फिरने से घुटने की दिक्कत है, खड़े रहने से घुटना जल्दी खराब। और चौकड़ी मार के नहीं बैठना, पब्बा मार नहीं बैठना, आजकल तो लो सिटिंग और खड़े नहीं, अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना। और साथ में हम कुछ सप्लीमेंट, फिर अगर स्टेज आगे थोड़ी सी हो जाती है जब दवाई। सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज। मेरी तरफ से नहीं है, कहीं और से होगा। हाँ जी, अब ठीक है सर, ठीक है। तो जब ये थोड़ी स्टेज आगे हो जाती है, जब घुटनों का थोड़ा गैप और कम हो जाता है और दवाइयां असर नहीं कर रही होती, हम आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, घुटने के अंदर एक ग्रीस का इंजेक्शन लगाते हैं। पहले हमारी कंट्री में नहीं था, लोग बाहर जाके लगवाते थे। अब पिछले 2-3 साल से हमारी कंट्री में अवेलेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कम से कम 2-2.5 हजार इंजेक्शन में दे चुका हूँ, पर उसका फायदा एक बीच की स्टेज में है, बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं। तो इंजेक्शन डाल देते हैं हम ग्रीस का घुटने के अंदर, साल में एक बार या कई बार लाइफ में एक ही बार जरूरत होता है। वो उससे घुटने की लाइफ 1 साल से लेकर 3-4 साल बढ़ जाती है। पर वो इंजेक्शन का रोल तभी अगर बहुत ज्यादा गैप खत्म ना हो। अगर गैप बिल्कुल खत्म है, हड्डियां रगड़ खा रही है, फिर वो इंजेक्शन का फायदा नहीं होगा। तो बीच में 6 महीने साल होता है, 2 साल जब इंजेक्शन का रोल होता है। फिर उसके आगे जब स्टेज होती है, जब घुटना, जब हम एक्सरे में देखते हैं कि हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं और पेशेंट कहे जी मेरी रोज करा के दिन दिक्कत, काम करने में दिक्कत आ रही है, मैं पहले मंदिर गुरुद्वारे तक चली जाती थी, अब नहीं जा पाते, मेरा उठना बैठना दिक्कत है। फिर हम पेशेंट को और एक्सरे में जब हम देखते हैं कि घुटना काफी खराब हो गया है, गैप बिल्कुल बंद हो गया और घुटने बींगे होने शुरू हो गए, तो हम ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। और नी रिप्लेसमेंट जो मेरा रोज का काम है, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इसमें बिल्कुल ही 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आंखों का लेंस चेंज होता है आजकल, ये वैसा ऑपरेशन है। पेशेंट को हम जिस दिन ऑपरेट करते हैं अगले दिन खड़ा कर देते हैं, तीसरे दिन पेशेंट चल के अपने आप टॉयलेट सीट पे बैठता है और 5वें-6ठे दिन में पेशेंट घर चल के जाता है। तो ये जो एक हवा है सर्जरी के बारे में कि बहुत पेनफुल है, ना तो आप आजकल ये सर्जरी पेनफुल है, ना इसमें कोई ब्लड लॉस होता है। और मैंने जैसे बताया कि 3rd, 4th, 5th डे पेशेंट चल के घर जाता है। हाँ, हफ्ता 10 दिन पेशेंट को वॉकर लेना पड़ता है, पर ये सर्जरी की कामयाबी एक ही चीज निर्भर है कि भाई जो पेशेंट चल के आए हम उसको चला के भेजें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नी रिप्लेसमेंट को इतना डिले मत करो। ऑफकोर्स अर्ली तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आप करो, पर इतना भी डिले मत करो कि जब बिल्कुल ही घुटना बट्ठा बैठ जाए और बिल्कुल ही घुटने बींगे हो जाए। हम चाहते हैं पेशेंट चल के आए, इसीलिए मेरी एक ही एडवाइस रहती है, क्योंकि जोन सा जोड़ हम डाल रहे हैं आजकल, जो लेटेस्ट जोड़ आ गए हैं वो 25 से 30 साल चलते हैं। पहले 15 साल वाले थे, अब आजकल 25-30 साल, तो मतलब आपकी लाइफ टाइम के लिए वो जोड़ चलता है, ठीक है। पर उसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी, उस जोड़ को चलाने वाली हमारे अपने मसल्स है, हमारी अपनी मांसपेशियां हैं। तो जो पेशेंट चलना फिरना, अगर आप अपनी सर्जरी को बहुत डिले करेंगे तो क्या होगा, आपका वजन बढ़ता रहेगा, आपके मसल्स वीक होते रहेंगे और आपके घुटने और बींगे होते रहेंगे। तो वो जो ऑपरेशन के रिजल्ट्स हैं थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि बहुत डिले मत करो, और अगर हम इस सर्जरी को टाइम से करें, जो एक एक्टिव पेशेंट है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए जहां से भी आपको कोई अपना वो सेंटर ढूंढिए जहां पे, जैसे अभी आयु हेल्थ का ये सिटी हॉस्पिटल है जहां ये सर्जरी करते हैं, आयु के थ्रू पेशेंट्स आते हैं और हम उनकी नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सारा बैकअप है, क्योंकि देखो होता क्या, ये सर्जरी बुजुर्गों के लिए है, ठीक है। तो बुजुर्गों के लिए जब ये सर्जरी होती है तो कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये सेटअप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सारी बीमारियों का देखभाल हो सके और सारा बैकअप सिस्टम हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और एक साफ सुथरा सेटअप हो, बिकॉज इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस सर्जरी में बस एक ही डर है, इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना आयु ऐप के थ्रू कभी भी उसको लॉग इन करके अपना अपॉइंटमेंट लेके इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर MS नरूला मेरा नाम है। अब हम बात करते हैं, आपको अगर किसी को कोई क्वेश्चन है नी रिप्लेसमेंट के बारे में या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं। किसी के अगर नी के साथ कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, किसी को इशू है तो पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन मेरे से। साईं राम, अगर किसी को नी के साथ है तो आप पूछ लीजिए क्वेश्चंस, नहीं तो फिर एंड में हम रखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसका जो नी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो हम एक्सरे के बेसिस पे काफी हद तक गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कभी, क्योंकि आजकल कोविड का जमाना है और थोड़े एल्डरली लोग नई डॉक्टरों के पास आ सकते, तो ऐसे केसेस में आप अपना घुटने का एक एक्सरे करके, जिसको हम स्टैंडिंग एक्सरे कहते हैं, दोनों नीज का स्टैंडिंग खड़े होकर एक्सरे करके
आप अपना हमें भेज सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, या आयु हेल्थ के थ्रू भेज सकते हैं, और फिर हम उसके ट्रीटमेंट आपको फोन पे गाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर हम सर्जरी की बात करें या इंजेक्शन की बात करें, उसके लिए तो फिर आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं आपको एक ओपिनियन आपके एक्सरेज के बेसिस पे, सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे मैं देता हूँ। हमें इसमें मोस्टली एक्सरे के अलावा कुछ नहीं कराना होता। ठीक है जी। अब हम आते हैं बैक पेन के लिए, जो कमर दर्द जिसे हम कहते हैं। देखो, कमर दर्द भी हर किसी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में होती ही होती है। हम जो, और कमर दर्द के कई कारण होते हैं। एक अगर मैं कहूँ, यंग लोगों में तब होता है जब पोस्चर गलत होता है काम करने की, या कोई हैवी वेट उठा के कोई दिक्कत की हो। थोड़ा सा अगर हम कहें मिडिल एज में, क्योंकि अगेन हमारे सिटिंग, आजकल हम डेस्क जॉब पे सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। मैं जैसे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, नी आर्थराइटिस में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है घुटनों की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज, चाहे हम कमर दर्द की बात करें चाहे घुटनों की दर्द, 95% जो मेरा एडवाइस रहता है पेशेंट को, वो एक्सरसाइज की तरफ रहता है। ठीक है। सो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो बहुत ओवरवेट हो जाते हैं, उनको भी कमर दर्द होती है मिडिल एज में, रॉन्ग पोस्चर के साथ बैठना। और फिर जो मेरा कंसर्न है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब हम थोड़े से एल्डरली लोग हो जाते हैं जिनमें मन के घस जाते हैं, जैसे घुटनों की हड्डियां घस जाती हैं, मन के भी घस जाते हैं, जिसे हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उसके कारण कमर दर्द होती है। और सबसे कॉमन कारण एक एल्डरली पर्सन में अबव 50 और अबव 60 जो हमारी बैक एक का कारण होता है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स कम हो जाता है, जिससे हड्डियां जल्दी टूटने का डर होता है और कमर दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो अगर कोई भी 50 या 60 साल के ऊपर पुरुष हो या महिला हो, तो हम सबसे पहले बोन डेंसिटी की बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हैं, और फिर बाकी कारणों के बारे में हम बाद में सोचते हैं। तो बैकएक का ये होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास कमर दर्द के साथ आए, हम सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपकी दर्द लेग में तो नहीं जा रही। अगर सिर्फ कमर में दर्द है तो हमें इतनी फिक्र नहीं होती। ठीक है। और उसके जैसे मैंने बताया, कई कारण हो सकते हैं, रॉन्ग पोस्चर करके बहुत देर बैठना, बहुत देर सिटिंग, ओवरवेट, ठीक है, कोई मनके में कोई चोट लगी हो या कोई इन्फेक्शन हो। पर जब ये पेन लेग में आना शुरू हो जाए, पेशेंट कहे जी मेरी कमर से दर्द होके ऊपर से लेके नीचे को लेग में जा रहा है, या राइट लेग में जा रहा है, या लेफ्ट लेग में जा रहा है, कई बार दोनों में जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्क की पेन हो सकती है, जिसे एक आम तौर पे एक स्लिप डिस्क कहते हैं। एक तो जरूरी नहीं कि सारी कमर दर्द स्लिप डिस्क हो, ये जरूर मानिए, पर अगर पेन लेग में जा रहा है तो डिस्क के चांसेस होने के ज्यादा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि आपकी पेन लेग में तो नहीं जा रही नीचे को। फिर और अगर नस पे प्रेशर पड़ रहा हो तो हम फिर, पेशेंट कहता है जी मेरे पैरों में कीड़ियां चलती हैं, झुंझुनाहट होती है, पैरों में सुनपन आता है, या पेशेंट कहे जी मैं कुछ दूर चलने के बाद मुझे बैठना पड़ता है, पहले मैं 2 किलोमीटर चल लेता था, अब मैं 100 मीटर चलता हूँ तो मेरी लत्तां चूटियां पै जाती है, मेरी लत्तों में सुनपन आ जाता है और मुझे बैठना पड़ता है। तो इसका मतलब वो पीछे से नस दब रही है, नस टाइट हो रही है। तो पैरों में सुनपन आना, पैरों में कीड़ियां, पैरों में झुंझुनाहट। और फिर चौथी स्टेज होती है जब और ज्यादा नस टाइट हो जाए, पीछे कमर में नस दब जाए, पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो जब कमजोरी आती है तो पैर का गिट्टा ऊपर नीचे या पेशाब या पैर का अंगूठा हिलना बंद हो जाता है। और एक लास्ट स्टेज होती है जब भगवान ना करे कभी भी हम चाहते हैं पेशेंट उस स्टेज पे ना आए हमारे पास, इसकी पेशेंट को कोई पेशाब टट्टी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये 5 स्टेजेस होती है। जिस दिन पर दर्द लेग में आना शुरू हो जाए, आपको उसी टाइम डॉक्टर के पास इमीडिएटली, स्पाइन स्पेशलिस्ट जिसको स्पाइन की नॉलेज हो उसके पास जरूर आना चाहिए। तो हम पहले तो एक्सरे से शुरू करते हैं, पर एक्सरे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मैंने घुटनों में बोला कि मुझे सिर्फ एक्सरे चाहिए, पर स्पाइन में अगर आपकी दर्द लेग में जा रही है तो हम एक एमआरआई एडवाइस करते हैं, जिसको रंगीन एक्सरे लोग कहते हैं। एमआरआई से ही हमें पता लगता है कि नस पे कितना प्रेशर है और क्या करना है। 95% पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी के ठीक करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं, आपने आगे नहीं झुकना, वेट नहीं उठाना और बहुत देर खड़े नहीं रहना, अपना वेट कम करना है जैसे मैंने बताया। और 5% केस में हम ऑपरेशन करते हैं, जिसका डिस्क ऑपरेशन, और छोटे चीरे के साथ आजकल होता है माइक्रोस्कोप के साथ, बड़ा ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अगले दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है और तीसरे दिन पेशेंट चल के घर चला जाता है। बीच के कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको अभी ऑपरेशन की जरूरत ना हो और अभी दवाइयों से असर ना पड़ रहा हो, तो हम रीढ़ की हड्डी में, खासकर बुजुर्ग लोगों में जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होते किसी कारण, हम इंजेक्शन लगाते हैं एक रीढ़ की हड्डी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाके, उसे हम एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। उसको भी काफी हद तक 6 महीने साल तक आराम आ जाता है, पर वो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है या फिर किसी कारण वो ऑपरेशन के फिट नहीं है। तो ये 3 ट्रीटमेंट्स होती हैं, मेडिसिन, फिजियो, इंजेक्शन, जैसे घुटनों में भी इंजेक्शन है वैसे स्पाइन में भी इंजेक्शन, और एक लास्ट स्टेज है जिसमें हम सर्जरी करते हैं।
और सर्जरी जैसे मैंने बताया आजकल छोटे चीरे के साथ होती है, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, कोई पेन नहीं होती, अगले दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है और तीसरे दिन पेशेंट को हम चला के घर भेज देते हैं। पेशेंट को बेल्ट पहननी पड़ती है 1 आध महीना, और उसके बाद पेशेंट 10-15 दिन में अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पर अगेन स्पाइन, जैसे मैंने बताया घुटनों की सर्जरी बहुत डिले नहीं, स्पाइन में खासकर आप सर्जरी को बहुत डिले नहीं कर सकते। अगर सुनपन आ गया और आपने उसको इग्नोर किया तो ये सुनपन परमानेंट हो जाता है। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब है, आपने ट्यूब में से टूथपेस्ट निकली, ऐसी डिस्क अपनी जगह से निकल जाती है। आप टूथपेस्ट को कभी ट्यूब में वापस नहीं डाल सकते, उसको निकालना पड़ेगा। और अगर जितना आप डिले करते रहेंगे, नस पे प्रेशर पड़ा रहेगा, तो कोई ना कोई नस थोड़ा डैमेज हो जाती है। तो हम ये कहते हैं जी उसने ऑपरेशन कराया स्पाइन का जी, कामयाब नहीं। पहली चीज तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल लीजिए, स्पाइन सर्जरी बहुत कामयाब है अगर टाइम से की जाए। हम इतना डिले कर देते हैं कि वो नस पे थोड़ा डैमेज छोड़ जाती है और थोड़ा सा सुनपन या वीकनेस रह सकता है। तो पर मैंने याद करी, मैंने बोला था सिर्फ 5% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है। तो इसीलिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, अपने एक्सरे MRI कराइए और फिर जो डॉक्टर ओपिनियन आपको देता है उसको फॉलो करिए, ठीक है जी। सो गुड न्यूट्रिशियस डाइट, कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, बहुत देर खड़े मत रहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग मत करिए। और बैक के लिए तो एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। जो लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे बैक के लिए, उनको बैक पेन बहुत कम चांसेस हैं कि उनको बैक पेन तंग करे। तो मैं आई थिंक सारी सर बहुत अच्छा आपने बताया और बड़ा सिंपल बताया, आई थिंक जो अंडरस्टैंडेबल है। अभी जो क्वेश्चंस अगर हैं किसी के बैक पेन से रिलेटेड और नीज से रिलेटेड, वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है अभी 5-7 मिनट का। सो कभी आपको लगा कि ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आयु ऐप के थ्रू भी तो आप हमें ऑनलाइन आके हमसे सलाह ले सकते हैं। आयु हाँ जी डॉक्टर साहब पूछिए, डॉक्टर अमर सिंह जी अंकल। हाँ सर, ऐसा है मेरे बैक में दर्द हुआ था एट द एज ऑफ 60। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया सर। कौन सा हॉस्पिटल था? अच्छा जी। सर्जरी ऑपरेशन करवाया और वो ठीक हो गया था उसके बाद। क्या? अच्छा जी। 3-4 साल के बाद डॉक्टर साहब दोबारा मेरे पैर के अंदर फिर सुनपन आना शुरू हो गया, पंजे के अंदर। ठीक है जी। तो फिर मैंने एम्स में दिखाया, वो कहने लगे जी ऑपरेशन सर्जरी करवानी पड़ेगी, ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहां एम्स में फिर सर्जरी फिर हो गई। ठीक है जी। उसके बाद वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन 3-4 साल के बाद दोबारा फिर और ज्यादा बढ़ने शुरू हो गया, पैर वीक हो गया। उसके बाद मैंने फिर MRI करवा कर यहाँ अग्रोवा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ न्यूरो सर्जन है विष्णु, उनको दिखाया। अब वो कहने लगे जी इसका तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं कहा जी तो सर्जरी होगी मेरी। अब तो मेरी एज भी 70 क्रॉस कर, अब तो मैं नहीं करवाऊं। बोला जी आप देख लो। और कोई एक्सरसाइज उन्होंने फिजियोथेरेपी रेफर किया, मैं एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। हाँ जी हाँ जी। उसके बावजूद जो है ना वो मसल वीक होने शुरू हो गए और पंजा ज्यादा ही सुनपन आ गया है। तो शुड आई गो फॉर सर्जरी या कोई और ट्रीटमेंट हो सकता है? डॉक्टर अमर ऐसा है कि आपकी देखो 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास कि पहली सर्जरी में क्या हुआ। पहला में आपकी डिस्क निकाली होगी, दूसरों में कोई उन्होंने स्क्रू वगैरह लगाया है, स्क्रू रॉड वगैरह लगाई है, कोई पीछे उसको फ्यूज करने की कोशिश की है उन्होंने? नहीं सर, नहीं। दोनों कुछ तो होता क्या नॉर्मली हम इनिशियली कुछ नहीं गया। आप मेरी बात, हाँ तो ऐसा है कि मुझे आपका MRI और आपका रिकॉर्ड देखना। मेरी बात डॉक्टर अमर, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखो ऐसा है कि पहली सर्जरी में जब हम पहले डिस्क का ऑपरेशन करते हैं तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना डालें, सिर्फ एक डिस्क निकाल दें, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि हम इसमें अगर लगे कि दोबारा हो रही है डिस्क, या तो वही डिस्क दोबारा हो जाती है या ऊपर या नीचे वाली डिस्क निकलती है। फिर हम इन सेकंड केस अगर कभी करना हो, खासकर 60 साल के बाद, हम एक कोशिश करते हैं उसको फ्यूज करते हैं, हम स्क्रू रॉड लगा के वो उसको मनकों को जाम करते हैं। वो एक सेकंड ऑपरेशन होता है अगर हमें सेकंड करना पड़ा उसी लेवल पे। और 70 प्लस मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा। नॉर्मली अगर मेरे पास आप 70 प्लस आएंगे फर्स्ट टाइम अगर अभी आए, मैं सर्जरी अवॉइड करूंगा। हम 60 साल 65 साल 70 साल के बाद सर्जरी को अवॉइड करते हैं। और पर मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर नहीं है, कि अगर आपके पैरों में वीकनेस नमनेस है तो जरूर करनी पड़ती है, पर उसकी इंडिकेशन बहुत लिमिटेड रह जाती है। और मेरे हिसाब से अगर इंजेक्शन लगा के भी काफी हद के 50% पेशेंट्स स्पाइन में इंजेक्शन लगा के भी उनका काफी अच्छा
रिजल्ट आ जाते हैं। पर ये सब चीजें डॉक्टर साहब मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट देख के आपकी पहली और सेकंड सर्जरी की क्या हुआ उसमें, वही डिस्क थी कि कोई ऊपर वाली डिस्क नीचे वाली डिस्क हिली है, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लेटेस्ट एमआरआई, एक पहले का एमआरआई, एक लेटेस्ट एमआरआई चाहिए होगा। तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं, सेक्टर 8 में है हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, मैं आपको फिर आयु हॉस्पिटल है, तो आप जब मर्जी मुझे आके एक बार मिल लें और अपना पुराना रिकॉर्ड ले आए, मैं आपको गाइड करूँ। पर मैं जनरली अवॉइड करूंगा एक 70 इयर्स आदमी में थर्ड सर्जरी करना, मैं अवॉइड करूंगा। 90% मैं नहीं करूंगा इसको ऑपरेट। ठीक है सर, तो आप एक बार दिखा लीजिए अंकल इनको, या आप रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपको सर? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, विच एक्सरसाइजेस, 2 क्वेश्चंस आए हैं कि विच एक्सरसाइजेस यू वुड सजेस्ट फॉर बैक एक? देखो बैक रहती हैं, हम कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ब्रिजिंग मतलब आप सीधा लेट के लेग्स फोल्ड करके और अपनी कमर को उठाना है, सीधा लेट के लेग्स को फोल्ड किया और पैर नहीं उठाने, शोल्डर्स नहीं उठाने, सिर्फ लोअर बैक, उसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो हम उसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाना सकता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर आपको ये टॉप राइट पे ये जो अगर एक्सरसाइज नजर आपको आ रही है, ब्रिजिंग आ रहा है मैम? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल आ रहा, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए हल्का सा, बिल्कुल ठीक है सर। ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, अपनी लेग्स सबसे टॉप राइट पे जो स्क्रीन के बाहर है, इसको नीचे ब्रिजिंग लिखा हुआ है। कमर लेग्स को फोल्ड करिए और कमर को उठाइए, 10 तक गिनती करिए, होल्ड करिए, फिर नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। पर कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम बताते हैं अलग अलग कंडीशंस में। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है, हमारा भी रोल होता है। पर अगर आप गूगल भी करेंगे या आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है मोस्टली, वो आपको मिल जाएंगी करने के लिए। अभी किसी और के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं हम। साईराम, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं या हम इसको सेशन को ओवर करें? साईराम, मैं डीके दास अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या इसमें योगा का कोई इम्पोर्टेंस है सर, सिग्निफिकेंस योगा के जो एक्सरसाइजेस हैं? अगर मैं आपको वो पूरा चार्ट दिखाऊं जो एक्सरसाइज, तो उसके अंदर 90% एक्सरसाइज योगा वाली होती हैं। पर योगा का सिर्फ चक्कर ही होता है, कुछ एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर कंडीशन में बैक में करते हैं, कुछ में वो एक्सरसाइज मना होती है और हम दूसरी सेट ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊं कि लेग्स को फोल्ड करके घुटनों को कमर पे आगे छाती पे लगाना, ये एक एक्सरसाइज आपकी योगा में भी है। ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी सारी कुछ है, कैमल वाली एक्सरसाइज है, बैक एक्सटेंशन जो आपका वज्रासन, धनुरासन कहते हैं, वज्रासन कहते हैं, मुझे हिंदी में नाम नहीं पता, पर ये धनुरासन सर। हाँ, ये सारी एक्सरसाइज योगा से उठाई हुई है, पर सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है प्रॉब्लम में। ठीक है जी, तो कुछ एक्सरसाइज मना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, पर ये एक्सरसाइज सारी योगा में मौजूद है जो एक्सरसाइज। तो योगा का बहुत फायदा है, पर उसमें जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, टो टचिंग करनी, वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो अंडर गाइडेंस करनी चाहिए आई थिंक। एक बार सीख लिया तो अपने आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट some supplements and for how long we should take calcium? After 45-50 years जब मेनोपॉज होता है, और लेडीज का खासकर, और जेंट्स आफ्टर 50 years, लेडीज आफ्टर 45, तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए, 2 टैबलेट्स कैल्शियम। विटामिन डी हफ्ते में एक बार आती है, वो लेना जरूरी है, और एक मल्टीविटामिन। अगर आप ये लेते रहे तो आपकी 80% प्रॉब्लम्स ठीक रहेंगी। पर कैल्शियम और विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम दिन में 2 होनी चाहिए आफ्टर 60 years, तो 1 कैल्शियम से शुरू कर सकते हैं। विटामिन डी हफ्ते में एक बार, और ये जरूरी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हम कैल्शियम और विटामिन डी की बात करते हैं, जो एक चीज बोन्स को स्ट्रांग रखती है आफ्टर 50, इट इज फिजिकल एक्टिविटी, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज, जिमिंग। तो अगर आप जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा, अगर वो लेटा हुआ है, वो 10 टैबलेट कैल्शियम की भी स्ट्रांग। तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत। बिल्कुल सर। तो एक बार वो चार्ट सर कह रहे हैं दोबारा दिखा दीजिए, ब्रिजिंग वाला क्लियरली आ रहा है मैम नजर? हाँ, थोड़ा ऊंचा ऊपर कीजिए सर। हाँ बिल्कुल जी। और इसके नीचे भी मैं अगर आपको दिखाऊंगा, एक कैट कैमल एक्सरसाइज है, एक बैक थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है जी, ये आपको सब मिल जाएंगी। तो अभी तो मेरे पास वो चार्ट में पूरा नहीं शो कर सकता सर। आप अगर इसको हमें व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज भी दीजिए तो मैं आगे फॉरवर्ड कर। हाँ जी, मैं भेज दूंगा, आयु वालों को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। अभी मेरे को थोड़ा सा जाना है, मेरे पेशेंट्स। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आप आए। और अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूँ एनी टाइम, तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सर, थैंक यू साईराम। ठीक है जी, आप सबको मेरा नमस्कार, और आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी।
साईं राम। डॉक्टर चंद्ररेखा आंटी आप प्रोसीड कीजिए। साईं राम। हाँ बस डॉक्टर तो अब चले गए हैं, तो मैं तो हाँ बस जी सर, उनका उनकी धन्यवाद ही अपॉइंटमेंट करना। क्योंकि हाँ जी हाँ उनकी कोई बात अपॉइंटमेंट्स नहीं। थी और आपकी। आपका भी कि आपके थ्रू हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो अब प्रॉब्लम्स रियली बन गई हैं, जिन्हें हम फेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर 10 में से 7 लोग कम से कम ऐसे बैक एक और घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द, इनको हम फेस कर रहे हैं। और अगर इस बारे में हमें गाइडेंस मिलती है, आराम मिलता है, तो रियली हम आप डॉक्टर्स के बहुत आभारी हैं। और विशेष रूप से मैं आप सबको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। आज डॉक्टर्स डे है और आज सभी डॉक्टर्स के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप समझते हैं और आपको भगवान बहुत शक्ति दे कि आप ऐसे ही जन जन की सेवा में लगे रहें और हमारा इस तरह से लाभ होता रहे, हमें इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। ओम साई राम।
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सभी को साई राम।